हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अफ्ताब अंसारी और आप देख रहे हैं द इंडियन लीगल नेटवर्क। दोस्तों, आज का ये लेक्चर लॉ ऑफ क्राइम का होने जा रहा है और लॉ ऑफ क्राइम में हम पढ़ेंगे प्रोसीजर के बारे में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होने वाला है, ये लेक्चर होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो प्रोसीजर है लॉ ऑफ क्राइम का, वो अब तक हमने द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में पढ़ा। अब तक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्रिमिनल एक्ट एक और आ गया है, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसमें सभी प्रोसीजर के बारे में बताया गया है लॉ ऑफ क्राइम के। तो पता नहीं कब उसको भी लागू कर दिया जाए और द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को रोक दिया जाए। ऐसा हो सकता है कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को रोका जाए या हो सकता है ना भी रोका जाए। बहरहाल हम दोनों को एक साथ आज पढ़ने जा रहे हैं। और आपको पता है कि प्रोसीजर में हम क्या पढ़ते हैं भाई? पहला हम पढ़ते हैं इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद ट्रायल होता है। तो द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में ये प्रोसीजर बताया गया है चैप्टर 12 में, और द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये प्रोसीजर बताया गया है चैप्टर 13 में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इंक्वायरी को मैं अगर आपको बताऊं तो इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2G ऑफ CRPC और सेक्शन 2K ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। एकदम सेम डेफिनेशन बताई गई है इंक्वायरी की। इन्वेस्टिगेशन की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2H ऑफ CRPC और अंडर सेक्शन 2L ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बताया गया है। डेफिनेशन दोनों में सेम बताई गई है, इन्वेस्टिगेशन की और इंक्वायरी की भी। ठीक है, दोनों एक्ट्स में। बात करते हैं ट्रायल की। तो दोस्तों, ट्रायल को ना ही द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में डिफाइन किया गया है और ना ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में डिफाइन किया गया है। ट्रायल का मतलब होता है कि जो जुडिशियल प्रोसेस है, जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को ये साबित किया जाए कि वो गिल्ट है, अपराधी है या फिर इनोसेंट है। कोई भी जो अपराधी है उसको, अगर ये हम जो साबित करने का जो प्रक्रिया है, जुडिशियल प्रोसेस है, उसको ही कहा जाता है ट्रायल। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे तीनों चीज़ें समझ में आ गई, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल क्या है। भाई, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है साथ ही साथ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं कि जो प्रोसीजर है वो होता क्यों है। भाई, जब कोई ऑफेंस होता है तो उस ऑफेंस के लिए वो प्रोसीजर बनाया गया है। तो सबसे पहले ऑफेंस क्या होता है? तो ऑफेंस, इट्स मीन एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड and includes any act in respect of which a complaint may be made under section 20 of the Cattle Trespass Act 1871, अंडर सेक्शन 2N ऑफ CRPC और अंडर सेक्शन 2Q ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। यानी कि भाई, पनिशेबल जो भी ऑफेंस, जो पनिशेबल जो भी क्रिया है, ठीक है, अगर कोई ऐसा कार्य करता है जो दंडनीय हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसा कानून का उल्लंघन कर रहा हो जो उस समय मौजूद हो, ठीक है, जैसे कैटल ट्रेसपास एक्ट का जो सेक्शन 2 है उसके तहत अगर कोई अपराध हो रहा है, या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 2Q जिस चीज़ को परिभाषित कर रहा है, या फिर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 2N इसको एक्सप्लेन करता है, डिफाइन करता है। अगर ऐसी चीज़ जो होती है उसको ऑफेंस कहा जाता है। ऑफेंस को दो कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है, डिवाइड किया गया, सॉरी, ऑफेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला होता है कॉग्निजेबल, दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, अब बात करते हैं जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है वो क्या होता है। भाई, कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जो फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए हैं। फर्स्ट शेड्यूल में जो भी ऑफेंसेस बताए गए हैं वो कॉग्निजेबल होते हैं। ठीक है, उन फर्स्ट शेड्यूल्स में बताए गए कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में। कॉग्निजेबल ऑफेंस के जब कोई होता है तो ऐसे में जो एक्यूज होता है उसको अरेस्ट कर सकती है, पुलिस के पास पूरी पावर होती है, विदाउट एनी वारंट वो एक्यूज को अरेस्ट कर सकती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है
सेक्शन 2C ऑफ CRPC और सेक्शन 2G ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर के पास, पुलिस अधिकारी के पास अथॉरिटी नहीं होती किसी व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट करने की। इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2L ऑफ CRPC और अंडर सेक्शन 2O ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। ठीक है, अगर बेयर एक्ट आपके साथ है, आपके पास है, तो आप साथ ही साथ पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों कोई ऑफेंस हुआ या किसी के साथ कोई दुर्घटना घटी, किसी व्यक्ति ने कोई घटना हुई, ठीक है, अब वो करे तो करे क्या भाई? वो सबसे पहले क्या करता है, पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस अधिकारी के पास अपनी शिकायत देता है, अपनी जो उसके साथ घटना घटी उसका व्याख्यान करता है, और पुलिस अधिकारी क्या करता है, जो वो बता रहा है मौखिक रूप से वो उसको लिख लेता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये बताई गई है 154 यानी कि 154 ऑफ CRPC में इसका एक्सप्लेनेशन, इसको डिफाइन किया गया है। ये सेक्शन बताता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर के आता है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है और वो ओरली, अगर वो ओरली बता रहा है, ठीक है, या फिर रिटन में लाया, अगर वो ओरली लाया है तो जो पुलिस ऑफिसर है, जो पुलिस अधिकारी है, वो उस घटना का पूरा व्याख्यान लिखेगा जैसा उस व्यक्ति के साथ हुआ है। ठीक है, जो शिकायत लेकर के आया यानी शिकायत करता जो चीज़ बता रहा है वो सारी बात लिखेगा। लिखने के बाद शिकायतकर्ता को पढ़कर अच्छे से सुनाएगा और उसके बाद उससे साइन करवाएगा या अंगूठा लगवाएगा, जो भी उस समय पर्याप्त हो। अगर वो साइन कर सकता है तो साइन करेगा, अदरवाइज वो अंगूठा लगाएगा। ठीक है, और अगर रिटर्न कंप्लेंट लेकर के आया है तो एज इट इज़ उस पर साइन करवाएगा और उसको अपने रिकॉर्ड में रख लेगा एज पर सेक्शन 154 ऑफ CRPC। सेम थिंग इज सेड अंडर सेक्शन 173 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। पर इसमें एक चीज और एड ऑन हो गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, वो ये है कि भाई जो व्यक्ति ओरली आकर के कंप्लेन कर रहा है सेम चीज है, ठीक है, या फिर कोई रिटर्न में ला रहा है सेम चीज है, CRPC वाला ही। इसमें एड ऑन क्या हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू अगर कोई FIR को लॉन्च करता है तो उसको 3 दिन के अंदर पुलिस स्टेशन में आना पड़ेगा, उस कंसर्न पुलिस स्टेशन में आना पड़ेगा, उस कंप्लेन के ऊपर साइन करने पड़ेंगे और तब जाकर के वो ऑन रिकॉर्ड होगा। ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक चीज़ और एड ऑन हुई है। ठीक है, और ये जो रजिस्टर्ड ऑफ FIR का जो प्रोसीजर है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 173 में बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात आती है कि भाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या फिर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जो सेक्शंस हैं वो तो ठीक है भाई, व्यक्ति गया पुलिस स्टेशन में गया, उसने FIR लिखवाई, पुलिस स्टेशन में उसकी FIR लिखने से मना कर दिया गया या फिर वहाँ पे कोई मौजूद ही नहीं है उसकी एप्लीकेशन को लिखने के लिए, या फिर जो उसकी FIR उसको लिखने के लिए कोई मौजूद नहीं है, उसको एंटरटेन नहीं कर रहा है, तब ऐसी सिचुएशन में वो व्यक्ति करे तो करेगा भाई, पुलिस अधिकारी से तो लड़ेगा नहीं, बहस करेगा नहीं। ठीक है, अब ऐसे में क्या करना चाहिए उसको एक रिटर्न कंप्लेंट। अब जो कंप्लेंट है इसको भी डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2D ऑफ CRPC और अंडर सेक्शन 2H ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। उसमें डिफाइन किया गया है कि भाई कंप्लेंट होती क्या है। ठीक है, तो वह एक रिटर्न कंप्लेंट को लिखेगा और एज पर सेक्शन 154 सब क्लोज 3 ऑफ CRPC या फिर एज पर सेक्शन 173(4) ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इस सेक्शन के थ्रू वो रिटर्न कंप्लेंट को या तो बाय पोस्ट या फिर खुद पर्सनली जाकर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को देगा। ठीक है, और उसको अपनी बात बताएगा उस कंप्लेंट के जरिए। जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो उसको क्या करेगा, उस कंप्लेंट को जो उसका सबऑर्डिनेट ऑफिसर है उसके हवाले करेगा और उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डायरेक्ट करेगा। ठीक है, अब सपोज करिए भाई आप यहाँ पर भी फेल हो जाते हैं, ठीक है,
आप जाते हैं या फिर आपकी हिम्मत नहीं होती, आप जाते ही नहीं है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास अपनी रिपोर्ट लेकर के, ठीक है, और या फिर अगर आप जाते भी हैं लेकिन आपको वहाँ से भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, तब ऐसे में आप क्या करें? ऐसे में आपके पास एक और ऑप्शन है, आप सीधा कोर्ट में आ सकते हैं, मजिस्ट्रेट के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, एक एप्लीकेशन बनेगी, एक कंप्लेंट होगा एज पर सेक्शन 156(3) ऑफ CRPC और एज पर सेक्शन 175(3) ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। दोनों में सेम बातें बताई गई है कि अगर शिकायतकर्ता अपनी शिकायत को लेकर के आता है तो उसको मजिस्ट्रेट अपने पास रखेगा, उसको सुनेगा और किसी भी पुलिस अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑर्डर देगा, डायरेक्शन देगा। अब भाई CRPC के तहत तो जो मजिस्ट्रेट है उसके पास पावर है 190, ठीक है, 190 के थ्रू वो हर ऑफेंस को जो भी ऑफेंस है, ठीक है, उसको एंटरटेन करेगा, जितनी भी कॉग्निजेंस होंगे उसके पास कॉग्निजेंस लेने की पावर है। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 210 के तहत मजिस्ट्रेट को पावर है, किसी भी ऑफेंस में कॉग्निजेंस लेने की पावर है, उसको एंटरटेन करेगा और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अधिकारी को, पुलिस ऑफिसर को बोलेगा, इंक्वायरी करने के लिए बोलेगा, ठीक है। यहाँ तक ये बात थी, ठीक है। जैसे कि हमने 190 और 210 156(3) या फिर 175(3) में हमने पढ़ा था और मैंने डिस्कस भी कर लिया था कि भाई जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है या सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट है वो उसके पास कॉग्निजेंस लेने की पावर होती है एनी ऑफेंस की, ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो सेक्शन 210 है वो ये बताता है और CRPC का सेक्शन 190(1) ये बताता है, ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर है? आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर है कि भाई पुलिस का जो प्रोसीजर है वो क्या है। अब बात करते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की। भाई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जैसा कि अभी हमने पुलिस वाले रॉ में ही हमने पढ़ा था सेक्शन 191 ऑफ CRPC और 210(1) ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सेम वही चीज हम यहाँ पर करेंगे, वही पावर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को है। एक चीज यहाँ पर नई एड ऑन हुई है, यहाँ पे नहीं देख रहे हैं हम, वो है अंडर सेक्शन 202 ऑफ CRPC और अंडर सेक्शन 225 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसमें मैजिस्ट्रेट के पास पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस की पावर होती है, यानी कि अगर कोई भी ऑफेंस या फिर जो भी ट्रायल चल रहा है, अगर उसको ऐसा लगता है मैजिस्ट्रेट को कि भाई वो उसकी जुडिक्शन में नहीं है, तो वो उसको रोक सकता है। वो किसी भी समय किसी भी उस ऑफेंस के थ्रू या जो ट्रायल चल रहा है उस ट्रायल में इन्वेस्टिगेशन करने की उसको पावर है, वो इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है, इंक्वायरी करवा सकता है, तो ये उसके पास पावर्स होती है। तो आई होप आपको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का भी क्लोज जो है वो क्लियर है। अब बात करते हैं हम ऑफेंस का जो दूसरा पार्ट है, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। भाई कॉग्निजेबल में जो पुलिस का रोल है और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का रोल है वो हमें क्लियर है। अब नॉन कॉग्निजेबल में क्या होता है? भाई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी के पास जाता है तो सबसे पहली बात जो वो शिकायत लेकर के जाएगा वो FIR नहीं होगी, ठीक है, वो FIR के रजिस्टर्ड में नहीं लिखेगा, वो कंप्लेन केस होगा, ठीक है। और कंप्लेन केस को कंप्लेन रजिस्टर्ड में अंडर सेक्शन 155 ऑफ CRPC और अंडर सेक्शन 174 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत एक NCR यानी कि नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर्ड में उस चीज़ का रिकॉर्ड रखेगा, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन करेगा या नहीं करेगा इस पर कुछ बात नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कंप्लेंट केस में आप मैजिस्ट्रेट के पास जाकर के यानी कोर्ट में अपनी गुहार लगा सकते हैं, वही अंडर सेक्शन 190 ऑफ CRPC और अंडर सेक्शन 210 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि हमने पढ़ा था पहले, ठीक है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में पढ़ा था और जो पुलिस वाले जो हमारा क्लोज था उसमें लास्ट में हमने पढ़ा था, ठीक है। वही होगा कि भाई मैजिस्ट्रेट के पास किसी भी ऑफेंस
उसका किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने की पावर होती है, इन्वेस्टिगेशन वो करवाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको सारा का सारा क्लियर है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। और अभी तक अगर आपने मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको पता है वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और पूरा आपने देखा कि मैंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो आने वाला है वो, और द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इन दोनों को एक साथ कोलैब करा और आपके सामने लेकर के आया। तो बहुत मेहनत लगता है और बहुत एनालाइज करना पड़ता है चीज़ों को। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कोई भी डाउट हो या कोई आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, उस पर वीडियो बनाने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश, एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।